हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आपको यहां पे दिख गया होगा कि आज हमारे पास है चैप्टर गति। इसमें हम देखने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। जी हां, इसमें हम आज चर्चा करेंगे इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। एक बार हम इस पूरे चैप्टर को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स थे जिसके बेसिस पर हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम्पलर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम अपीयर होने जा रहे हैं उसके लिए। अगर हम बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं हम इस चैप्टर के ऊपर, उसके लिए भी, और हमारे जो भी स्कूल इंटरनल एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। साथ ही हम इस एग्जाम्पलर की सीरीज में एक क्विक रिवीजन के जरिए पूरे चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाएंगे, जिससे कि हमें अप्लाई करना इनको आ जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रिवीजन देख लेते हैं। एक बार हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले रहे हैं। रिवीजन किस लिए? क्योंकि आप हमारे कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस होपफुली देख चुके होंगे, और आप ये दोनों वीडियोस के माध्यम से, जो हमारे लेक्चर्स है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अब हमें है उनको अप्लाई करना, या यूं कहूं कि एक बार क्विकली सबसे पहले देख लेना, इसके बाद अप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर गति। जो पाठ 8 है हमारा, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई गति होती क्या है? तो गति, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तित कर रही है, अपने स्थान में परिवर्तन ला रही है, बदलाव ला रही है, तो इसी को हम कहते हैं गति। मतलब कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एक इस प्रकार एक पिंड है, एक वस्तु है, एक द्रव्यमान है, और वो इस एक पोजीशन पे है, कुछ समय बाद मैंने पाया कि ये पहुंच चुकी है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी जो लोकेशन है, पहले मान लेता हूं एस पर था, अब वो बिंदु टी पर पहुंच चुकी है। तो जिस दौरान ये एस से टी तक जा रही थी, तो उस समय इस वस्तु को कहा जा रहा था कि ये वस्तु गति में है। अर्थात वस्तु के गति में होने के लिए दो कंडीशंस आती हैं। एक तो ये कि स्थान में परिवर्तन हो, एक ये हो जाता है कि स्थान में परिवर्तन हो। और जो स्थान परिवर्तन है, इसको कैसे देखा जा सकता है भाई? तो इसको देखा जा सकता है दूसरे वस्तु के सापेक्ष। इसको कैसे समझ सकते हैं? तो दूसरे वस्तु के सापेक्ष इसको समझ सकते हैं। अब दूसरे वस्तु के सापेक्ष मतलब कि जैसे हम अगर किसी कार में बैठे और हम चल रहे हैं, तो कार किसके सापेक्ष गत्य अवस्था में? तो कार भाई जो रोड है उसके सापेक्ष है, जो बिल्डिंग्स है उसके सापेक्ष है, कोई दूसरी कार है उसके सापेक्ष भी कह सकते हो। मतलब ये वस्तु दूसरे के जो सापेक्ष है, वो दूसरी वस्तु या तो गति में हो सकती है या फिर वो वस्तु विराम में हो सकती है। विराम क्या होता है भाई? रेस्ट कंडीशन, स्थिरावस्था। अर्थात ऐसा भी कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु की दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो विरामावस्था में रुका हुआ है, जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विरामावस्था का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है स्थान का परिवर्तन न होना। स्थान परिवर्तन न होना ही कहलाता है क्या? विराम अवस्था। और गति अवस्था में तो हम समझ ही चुके भैया क्या होना चाहिए? स्थान परिवर्तित होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो दूसरे वस्तु के सापेक्ष है, मतलब जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि वो भी गति में हो या हो सकता है कि वो रेस्ट में हो। मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं एक कार से इस साइड चल रहा हूं और दूसरी कार हमारी तरफ ये आ रही है, तो मैं दूसरे कार के कंपैरिजन में मैं गति में तो हूं, लेकिन ये दूसरा कार भी क्या है भाई? ये भी गति में है, मैं भी गति में हूं। और एक जगह क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? दूसरी जगह ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी मान लीजिए गति में है और सामने रोड पे एक पेड़ लगा है, मैं उस पेड़ से कंपेयर करूं।
धीरे धीरे मैं पेड़ के पास पहुंचा, फिर पेड़ से दूर चलता चला गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने स्थान में परिवर्तन पा रहा हूं, मेरा स्थान परिवर्तित हो रहा है, अर्थात मैं गति में हूं। तो क्या हुआ भाई इसकी डेफिनेशन, कि जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, तब बाहरी वस्तुओं के सापेक्ष कहा जाता है कि वस्तु गति में है। बाहरी वस्तुओं के सापेक्ष मतलब कार में दो लोग बैठे हैं, है ना, कार में क्या है भाई, दो लोग बैठे हैं, दोनों लोग सेम कार से जा रहे हैं, तो वो आपस में गति में है क्या दोनों लोग? नहीं, वो आपस में गति में नहीं है। वो आपस में कुछ भी लेन देन कर सकते हैं बड़े आसानी से, वो आपस में गति में है ही नहीं। गति में किससे? तो वो कार दूसरे कार से कंपेयर करेंगे तो गति में, उस कार को बाहर के किसी चीज से कंपेयर करेंगे तो गति में, लेकिन कार के अंदर जितने लोग हैं वो आपस में गति में नहीं है, वो आपस में गति में नहीं है भाई, ठीक है ना। तो मतलब ये हो जाता है कि हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी की गति, कार की गति हो गया, धमनियों और सिराओं में रक्त की गति, है ना, जो हमारे धमनियों और सिराओं में जो रक्त है, जो ब्लड है, वो हमेशा सर्कुलेट होते रहता है भाई, ब्लड कभी रुकता नहीं है। इसी तरीके से दौड़ते हुए बालक की गति, अगर कोई बालक दौड़ रहा है, कोई लड़का अगर दौड़ रहा है भाई, तो वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अर्थात समझ में ये आता है कि अगर स्थान परिवर्तन होगा तो गति होगी, और अगर उसमें स्थान का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें कोई भी गति नहीं होगी, वो विराम अवस्था में होगा, ठीक है। मतलब किसी भी वस्तु की दो स्थितियां हो गई, एक तो हो गई उसकी गति और दूसरी हो गई उसकी विराम में होना, ठीक है भाई। अब हम जरा बात यह करते हैं कि जब किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा, तो स्थिति में परिवर्तन अल्टीमेटली किस बात को बताएगा भाई? तो स्थिति में परिवर्तन जब होगा तो वहां पे दूरी तय होगी। क्या तय हो जाएगी भाई? दूरी तय होगी, यानी इसमें मेरे को मिलने वाला है डिस्टेंस, यहां पे मुझे मिलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस मिलेगा भैया, दूरी मिलेगी। अब जब दूरी मिल रही है और किसके साथ मिल गई? समय के साथ मिल गई, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं तुलना करता हूं, किसकी तुलना कर दीजिए भाई? तो तुलना कर दीजिए दूरी की, किसके साथ? तो समय के साथ। अगर इस दूरी की तुलना इस समय के साथ कर दी जाए तो यहां से एक नया टर्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं चाल। यहां से एक नया टर्म बनता है, उसको हम कहते हैं चाल। ठीक इसी प्रकार यहीं से हमें समझ में आता है कि ये जो दूरी है, अगर ये दूरी जो है ये किसी दिशा में हो, किसी निश्चित दिशा लिख लेता हूं मैं, ये अगर किसी निश्चित दिशा में हो रही हो दूरी तय, तो फिर इसी दूरी को हम कहना शुरू कर देते हैं विस्थापन। और इसका अब विस्थापन को भी अगर मैं समय से कंपेयर करता हूं तो मैं इसको कह लेता हूं वेग। तो भैया इस चैप्टर में इन्हीं दो बातों से शुरुआत करनी है कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, हमारा दूरी क्या है, हमारी निश्चित दिशा में चलना मतलब विस्थापन क्या है, और इसी के बाद में हमारा एक और टर्म आ जाएगा जिसको हम कहेंगे त्वरण। तो चलिए भाई फटाफट हम इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। तो हमें जैसा कि समझ में आ चुका है कि गति क्या होता है भाई, तो मतलब अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है तो वो वस्तु गत्यावस्था में, वस्तु चल रही है, गति कर रही है। अगला दूरी और विस्थापन की हम बात कर लेते हैं। तो हमने अभी पाया कि जब वो स्थिति में जब परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे एक दूरी तय हो रही है। वो तय की गई दूरी अगर किसी दिशा में हो तो इसका मतलब वो विस्थापन है, और अगर वो किसी दिशा में ना हो स्पेसिफिक तो वो दूरी है। तो इसके लिए क्या करें भाई, तो इसके लिए समझिए एक सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं मान लेता हूं ये बिंदु ए है, कोई व्यक्ति ए से बी पे चला, बी से सी पे चला, सी से डी पर, डी से ई पर, फिर ई से एफ पे। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये जो वस्तु चला है ए बी सी डी ई एफ, तो इस समय उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। कौन? दूरी। कुल लंबाई का मतलब क्या होगा भाई? तो ये ए बी बी सी, या प्लस प्लस लगाते चल रहा हूं मैं, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, जितने भी रेखाखंड है ये सभी को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा भैया दूरी। और जब मैं बात करूंगा विस्थापन की, तो विस्थापन सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा, ये विस्थापन है भाई,
मतलब विस्थापन की जब हम बात करेंगे तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, F से लेकर के जो A तक की है दूरी, इसी को मैं विस्थापन कहूंगा। तो विस्थापन के लिए क्या कहते हैं भाई, तो ये है किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। मतलब ये हम A से चलना शुरू कर रहे हैं, कहीं भी चले, किसी भी दिशा में चले, लेकिन फाइनली जिस बिंदु पर रुके हैं वहां से मेरे प्रारंभिक बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी का मतलब क्या भाई, दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी सरल रेखा होती है। दो बिंदुओं की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है भाई, एक सरल रेखा होती है। तो ये जो एफ है सरल रेखा है ना, यही विस्थापन है। यही जो चीज है ये क्या हो जाती है हमारी, ये विस्थापन। मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, दैट इज विस्थापन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है भाई, तो डिस्टेंस आपको देखने को मिल गया, जो दूरी आपको देखने को मिल जाता है वो क्या होती है भाई, टोटल पाथ। टोटल पाथ मतलब जितना चले थे वो सब कुछ, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और ये हमारी डिस्टेंस। अगला हम बात करते हैं भाई, तो अगला ये है कि जो डिस्टेंस होती है इसमें दिशा तो होता नहीं है ना, इसमें कोई निश्चित दिशा तो है नहीं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये अदिश है। और विस्थापन में दिशा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम सदिश। अब इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जस्ट अदिश का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा परिमाण, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा कि भैया 10 मीटर चले, 15 मीटर चले, 50 मीटर चले। लेकिन जब सदिश की बात करते हैं तो यहां पे दोनों चीज होती है, एक तो परिमाण और दूसरी यहां पर दिशा भी होती है। मतलब परिमाण भी होगी और दिशा भी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये फाइनल से इनिशियल के बीच में यहां पे दिशा निर्धारित है, निश्चित है, तो इसीलिए इसको कहते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अच्छा, अब क्या होता है अगला एक पॉइंट, तो एक बात समझिए भाई, ये जो दूरी होती है ये सदैव धनात्मक होती है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो विस्थापन होती है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब क्या होता है भाई कि अगर किसी भी वस्तु के अंदर जो विस्थापन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए आपने इस साइड पे है ना ऐसा बल लगाया, जैसे इसमें बात करता हूं एक सिंपल सा, मैं इसमें जो बल लगा रहा हूं देखिए मैंने इधर की तरफ बल लगाया, लेकिन ये नीचे वाला सिरा मेरे अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो रहा है। मेरे बल लगाने की दिशा किधर है भाई, इस साइड, और विस्थापन कहां हो रहा है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया था ये पेन जैसा, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया था, जो बल लगाया था मैंने इधर की तरफ, लेकिन इसमें विस्थापन नीचे वाले के, मैं विस्थापन की बात करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है ना, तो ये कैसी विस्थापन हो जाएगी, ये नेगेटिव विस्थापन हो जाएगी। या ऐसा भी कह सकते हैं जैसे फाइनल से इनिशियल एफ से ए ये जाना मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो यहीं पर ए से एफ आना कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फाइनल से इनिशियल, अंतिम से प्रारंभिक जाना अगर पॉजिटिव है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आना हमारा हो जाता है नेगेटिव, सिंपल। तो मतलब यहां पे एक और चीज समझ में आती है मुझे कि भाई जो विस्थापन है ये नेगेटिव भी हो सकती, और पॉजिटिव का तो कोई केस ही नहीं है ना। मैंने जैसे ए से ये चला, थोड़ा इतना सा भी चल गया तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो दूरी हमेशा ही पॉजिटिव है भाई। अगर मान लीजिए सिर्फ यहीं तक चला होता तो ये विस्थापन भी पॉजिटिव है, दूरी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो हर केस में होगा। अगर एक कदम भी ऐसा चल दिए तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बस नेगेटिव का क्या सीन था भाई कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब होता है क्या भाई, ऋणात्मक। और शून्य क्या क्या मतलब है, तो शून्य का मतलब है अगर कोई व्यक्ति इस ए बिंदु से चला, ऐसा घूमता घुमाता और वापस इसी ए बिंदु पर आ गया, चला और वापस ए बिंदु पर आ गया, साइकिलिक जो चलता है, जो पीरियोडिक चलता है, उस केस में यहां पे विस्थापन कितना हो गया भाई, शून्य। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पे अंतिम और जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, ये दोनों कैसे भाई, ये दोनों समान है। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों कैसे समान है, एक ही बिंदु है, दोनों के बीच में दूरी निकालूंगा तो कुछ भी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा भाई, ठीक है ना। तो मतलब इसलिए इसको हम कहते हैं कि भाई ये शून्य भी हो सकता है। इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में शून्य हो जाएगा। चलिए, तो मतलब ये समझ में आया। अगला, यह विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। अब भाई एक बात बताइए, अगर ये पॉजिटिव है
और ये भी पॉजिटिव है दोनों, और दोनों मान के चलिए ऐसा कि अगर एक बिंदु ए से बी पर चले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में, तो सरल रेखा जो होती है, मैंने अभी सिखाया था कि सबसे न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की हमेशा सरल रेखा होती है। सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है भाई। तो ये न्यूनतम दूरी होगी ना, अगर ए से बी पर ही मैं गया हूं तो यही मेरा विस्थापन है और यही मेरी दूरी भी है, और इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट गया हूं भाई, तो दूरी भी उतनी होगी, विस्थापन भी उतनी। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ए से बी का, तो ए से बी में दूरी भी उतनी, विस्थापन भी उतना ही है। डिफरेंसेस कब आता है कि जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां तक चले, अब थोड़ा सा भी इधर बढ़ गए तो दूरी तो हो गई भैया ये ए बी सी, लेकिन विस्थापन हो जाएगी यहां पे क्या, ये ए सी, ये विस्थापन हो जाएगी। मतलब थोड़े बहुत में मुड़े तो चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज क्या होगा, तो देखिए यहां पे आप पाएंगे कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। भाई ये जो ये भुजा और ये भुजा का योग तीसरी भुजा के योग से तो बड़ी ही होगी ना, तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि हमेशा ही क्या होगी भाई, बड़ी होगी, या फिर बराबर। बराबर कब, जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो बराबर, और थोड़ा बहुत भी मुड़ झुक गया तो भैया ये बड़ी हो जाएगी, कौन, दूरी। और विस्थापन अल्टीमेटली फिर क्या बात हुई, बराबर है तो बराबर ही होगी, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, जो विस्थापन होगा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो रहा भाई, क्योंकि यहां पे जो दूरी है वो बड़ा हो गया। अच्छा, अगला, जब ये इसमें बात कर रहे हैं कि तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, तो मतलब ये हो गया कि ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, जो रास्ता है ना, जो पथ है उसके ऊपर ये निर्भर करता है दूरी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता भाई। ये देखिए समझिए, ए से बी आए थे, बी से सी आए, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, यहां तक आने के लिए रास्ता होगा तभी आप दूरी तय करेंगे। आप अगर चल के गए होंगे खुद तभी दूरी तय हो रही है, लेकिन एक बात समझिए, एफ से ए आने के लिए रास्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर पे ऐसा, ये आपका एक कमरा है और ये पड़ोस वाले घर का कमरा है, दोनों की ये दीवार सेम है। ठीक है, अब दोनों में जो गेट है वो ऐसा समझ सकते हैं, हमारे इसमें जाने के लिए ये मेन गेट से एंटर हुए, ये ऐसा घुमा करके ये हमारे घर के इस कमरे में यहां पे जाके हम बैठ सकते हैं, और दूसरे घर में, इनके घर में अगर जाना तो इनके घर में वापस यहीं गेट पे जाएंगे और यहां से घुमा करके वापस आएंगे और यहां बैठ सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको वास्तव में चल के जाना है तो वास्तव में आप यहां से उठिएगा, ये पूरा ऐसा घुमाते हुए, ये घुमाते हुए यहां करके बैठेंगे, ये पूरी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन पता है कितनी हुई, सिर्फ ये दीवार के आर पर। अब भले उस दीवार के आर पर जाने का जगह नहीं है, लेकिन विस्थापन तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी हुई है भाई, और दूरी ये कुल तय हो गई। तो मतलब दूरी और विस्थापन में क्या समझ में आता है भाई, कि एक में हमें रास्ते की लंबाई पर निर्भरता रहेगी, जैसे इसमें रास्ते की लंबाई पर निर्भरता है, और हम दूसरी जगह बात करते हैं तो हमें यहां पर लंबाई पर कोई निर्भरता नहीं है, क्योंकि ये पथ पर निर्भर ही नहीं कर रहा, रास्ता हो या नहीं हो भाई, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है। तो आई होप कि ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आई है। आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए कि भाई दूरी और विस्थापन क्या है। तो इन शॉर्ट, इन सिंगल लाइन अगर मैं कहूं तो दूरी और विस्थापन दोनों, इन दोनों की इकाइयां जो होती है वो मीटर होती है। ये दोनों में से सिंपली ऐसा होता है कि हर एक दूरी जो है वो विस्थापन नहीं हो सकती, लेकिन हर एक विस्थापन दूरी जरूर है। मतलब ऐसा कुछ कह सकता हूं मैं कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और दूरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, दिशा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ये दूरी और विस्थापन के ऊपर थोड़ी सी और चर्चाएं करते हैं, थोड़ा समझते हैं हम कि भाई ये सदिश और अदिश की जो हमने इसमें बात की थी कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होंगे, तो जरा उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये निश्चित दिशा में निर्भर कर रही थी, कौन, विस्थापन, और जो चाल थी उसमें दिशा की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात हो रही थी। तो क्या अंतर है दोनों में, तो भाई सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जो भौतिक राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां सदैव
एक कोई भी गणितीय मान, एक कोई सा भी गणितीय मान और इसके साथ में एक इकाई, इसके द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। अब कहेंगे ये क्या चीज लिख रहे भाई, तो ये सिंपली ऐसा लिख रहे हो, जैसे देखिए 5 kg, 5 क्या है भाई, इसका गणितीय मान है, kg क्या है, इसकी इकाई है। मुझे 5 kg कहते से ये समझ में आ जाता है कि ये जो 5 है ये एक मैग्नीट्यूड है, ये चीज क्या हो जाती है, ये हो जाता है एक अमाउंट, ये एक नंबर है, इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं भाई, इसी को हम परिमाण कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इकाई की, तो ये जो केजी है ये क्या है भाई, ये है इकाई। ये क्या बताती है भाई, तो ये जो बताती है, ये बताती है मापन की प्रकृति को। अब कहेंगे ये क्या चीज चल रहा है, तो देखिए भाई सिंपल सॉर्टेड समझाता हूं। अगर किसी चीज को मापेंगे, मापना मतलब क्या, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसकी वैल्यूएट करेंगे उसको, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए एक संख्यात्मक मान और एक चाहिए इकाई। अब क्या होता है, जैसे 5 kg, मैं और लिख देता हूं 7 लीटर, और लिखता हूं मैं 8 डजन। क्या होता है भाई, तो देखिए मैंने जैसे ही आपसे कहा क्या 5 kg, तो kg कहने के साथ ही समझ में आ जाता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको तौला गया है ना। 5 kg कहते से क्या समझ में आ जाता भाई कि इसका नेचर, प्रकृति कैसी है, तो ये तुलनीय है, इसको तौला गया है, ठीक है, ठोस होगा, तौला गया है, ठोस है। अगला मैं जैसे बात करता हूं 7 लीटर, तो लीटर कहने से समझ में आ जाता है ये लिक्विड है और ये किसी धारिता से नापी गई है और उसका अमाउंट कितना है, तो भैया वो 7 लीटर है। अब एक जनरल फिगर आपके दिमाग में आ जाता है, 7 लीटर मतलब कितना होगा, है ना। लीटर कहने से क्या समझ में आ जाता है भाई कि वो लिक्विड है, वो नेचर बता रही है। अगर हम बात करते हैं 8 डजन, तो इसका क्या मतलब समझ में आ जाता भाई कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको गिना गया है ना। 8 गुणे 12 हो जाएगा ये क्या किया गया, ऐसी कोई चीज है जिसकी गिनती की गई है। मैं ऐसे ही बात करता हूं 15 किलोमीटर, अर्थात समझ में आ जाता है कि ये किस चीज की इकाई है भाई, लंबाई की है, मतलब कोई लंबाई नापी गई है। अब 15 क्या है, नंबर है, नंबर से क्या पता चलता है, जैसे यहाँ 5 kg लिखा है, मैं 8 kg लिख दूं तो समझ में आता है जो 8 kg लिखा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 5 kg की कम है। अब इसी में फिर एक छोटी सी बात आ जाती है कि जो ये इकाई है इसकी दो तरीके की निर्भरता होती है, एक जो कि दिशा पे बिलीव करता है या दिशा के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और एक जिसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अब कहेंगे ऐसे कौन कौन से लोग होते भाई, कैसे ऐसा हो सकता है, तो आइए हम जरा एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अदिश की बात करेंगे। अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है भाई, इसमें दिशा की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, दिशा होती ही नहीं। किंतु सदिश वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे, मतलब सदिश दिशा सहित, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये क्या है भाई, ये दिशा सहित, ठीक है, ये दिशा सहित है, दिशा है इसमें। दिशा होने से होता क्या है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं तापमान की, तो तापमान में दिशा का कोई रोल नहीं है, समय में दिशा का कोई रोल नहीं है। कैसे भाई, अब समय में ऐसा कोई कहता है क्या कि पूर्व की ओर 15 सेकंड ऐसा कुछ, या ऊपर की तरफ 18 मिनट, या फिर 24 साल पश्चिम की तरफ, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, दिशा का कोई रोल नहीं है। अगर मैंने समय की बात करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मात्रा आएगी कि भैया 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 घंटे, 15 घंटे, 20 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक है ना, दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बात कर दी किसकी, बल की, तो बल में क्या होता है भैया, दिशा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसा समझिए, सेम आपके घर का दरवाजा, सपोज ऐसा समझिए, मैं अपनी बॉडी की तरफ खींचता हूं तो दरवाजा खुल जाता है, और मैं अपनी बॉडी से धक्काऊंगा तो क्या होगा भाई, दरवाजा बंद हो जाएगा। अच्छा, खुले या बंद हो, दरवाजे पे जो बल लगेगा वो तो बराबर ही लगेगा ना भाई, दरवाजा खोलने में ही उतना बल लगेगा, बंद करने में भी उतना ही लगेगा, लेकिन कार्य बदल गया उसका। कौन सा कार्य भाई, मतलब उसका ये बदल गया कि भाई एक तरफ करे तो खुल रहा, दूसरी तरफ करे तो बंद हो रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, बल तो बराबर लगा। अगर टुवर्ड्स टू बॉडी है, बॉडी की ओर है तो ओपन हुआ, और अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर जा रही है तो वो क्लोज हो गया। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि बल की दिशा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बल की दिशा के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। जैसे आप बोतल की ढक्कन की बात कीजिए, अब उसमें दिशा नहीं आप ज्ञात करेंगे या दिशा आपको ज्ञात नहीं होगा तो बोतल बंद होगा क्या,
आपको पता है खोलते समय भैया ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, बंद करते समय हमेशा कैसा क्लॉकवाइज। तो ये फिक्स है ना, इसको अगर चेंज करेंगे मतलब आपने डायरेक्शन चेंज करी, देखिए वर्किंग चेंज हो जा रही है। ठीक है, अर्थात मुझे समझ में आता है कि बल क्या है भाई, बल दिशा पर निर्भर करता है। वैसे विद्युत है, क्षेत्र है, वेग है ना, इसमें विस्थापन भी अभी जस्ट हमने देखा था, इसीलिए तो इसकी चर्चा करें। विस्थापन भी, ये सब दिशा पर निर्भर करते हैं भाई। अगर मैं बात करता हूं ऊर्जा की, शक्ति की, दूरी की, तापमान की, तो ये लोगों में दिशा की कोई लेन देन नहीं होती। चलिए थोड़ी सी और बीच में बात कर लेते हैं। ये परिमाण बदलने पर बदल जाती है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा होती नहीं। लेकिन इसमें परिमाण या दिशा दोनों बदलने पर बदल जाती है। ठीक है ना, परिमाण बदलेंगे तो भी और दिशा बदलेंगे तो भी, कोई भी एक बदल दीजिए। परिमाण मतलब जो नंबर है, जो वैल्यू है, उसको चेंज करेंगे तो भी चेंज होगी। और अगर मैं इसमें बात करता हूं कि अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी चेंज होगी, दोनों स्थितियों में चेंज होती है। इसको भाई नॉर्मल गणितीय जो नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली आप आइडिया सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि मैंने 5 + 3 दे दिया भैया 8 कर दिया, लेकिन इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ऊपर एक एरो। तो जैसे ए वेक्टर दे दिया प्लस यहां पे एक बी वेक्टर दे दिया, ये एरो जो लगा है ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये सदिश है। अगर कुछ भी नहीं लगा, जैसे यहां पे 8x लगा हुआ है, मान लीजिए यहां पे कुछ x कर दे रहा हूं, यहां पे 8x लगा हुआ है, तो ये 8x के ऊपर वेक्टर नहीं लगा ना, मतलब इसमें भी दिशा की कोई लेन देन नहीं है। लेकिन इसमें क्या लग गया, इसमें लग गया वेक्टर, वेक्टर लग गया, मतलब यहां पे दिशा की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, यहां पे दिशा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इसको डायरेक्टली हम जोड़ नहीं सकते। इसको अगर इसको जोड़ना होगा तो इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। इसको जोड़ने के लिए सदिश का गणितीय नियम भाई, सदिश के वेक्टर्स के अलग से रूल्स होते हैं। वेक्टर्स का अपना अलग रूल है जिससे कोई भी चीज ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब ये समझ में आता है कि हमारा अदिश राशि वह राशि है, मतलब उस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी इसके अंतर्गत जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होंगे, दिशा की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। और सदिश राशि वो सभी होंगे जिसमें परिमाण तो होगा ही होगा, दिशा भी आएगी। उसमें डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, तो डायरेक्शन का मतलब ऐसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से ही सिर्फ नहीं है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई 30 डिग्री पे, कोई 40 डिग्री पे, कोई 60 डिग्री पे, तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। दिशा मतलब कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आपको पता है एक थैले को आप 2 लोग मिलकर के टांगते हो, एक ने इधर से टांगा, एक ने इधर से टांगा। ये देखिए, एक भाई इधर से टांग लिया और एक भाई ने इधर से टांग लिया। अब ये थैले पे क्या होता है भाई, तो आपको यहां पे ज्ञात है कि यहां पे जो बल लग रहा है वो बल किधर लग रहा है, ये बल नीचे की तरफ लग रहा है। ये जो भार है इस थैले में ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन यही भार ये 2 लोगों ने शेयर किया, इसने भी और इसने भी। अब ये देखिए, ये बल एक थीटा डिग्री पे इधर भी लग गया और एक थीटा डिग्री पे इधर भी, मतलब जो थैला नीचे की तरफ भारी लग रहा था वो 2 लोगों ने बांट दिया, है ना। तो ये अल्टीमेटली यहां पे 3 वेक्टर्स दिख गए, ये एक F हो गया, ये भी F1 मान लीजिए और ये F2 मान लीजिए। मतलब ये जो बल है वो 2 लोगों ने बांट लिया F1 + F2 में। तो क्या दोनों में बराबर बराबर जाएंगे, किसी में कम जाएगा, किसी में ज्यादा जाएगा, ये सब कुछ की गणना जो आती है इसी को वेक्टर कैलकुलेशन कहते हैं। सदिश राशियों के लिए जोड़ने या घटाने के लिए जो नियम बनते हैं उसके लिए ये प्रयुक्त होते भाई। अब हम जरा बात कर लेते हैं चाल, वेग और त्वरण की। ठीक है, मतलब जो हमारा डिस्टेंस आया था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था, उन दोनों को अगर हम समय से कंपेयर करते हैं तो फिर ये टर्म्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं, इनकी हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं भाई। तो भाई हमारे पास दूरी मिला था और विस्थापन मिला था, सबसे पहले उसी से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एक चीज ऐसा है कि अगर कभी कोई फॉर्मूला बनाना होता है ना, कभी किसी की तुलना करनी होती है, तो तुलना करने के लिए मैं कुछ सिखा रहा हूं, फिर मैं इन तीनों टर्म्स पे आता हूं। तुलना जब कभी भी की जाती है तो 2 चीजें होती है भाई, एक जो कंपेयर होने के लिए आ रहा है वो ऊपर रहेगा और जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखेंगे। मतलब ऐसा लिख लेता हूं, जिसको कंपेयर करना है वो नीचे, जिससे कंपेयर होना है वो नीचे, जिसको कंपेयर होना है ऊपर और जिससे कंपेयर होना है वो नीचे। मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं, तो आए हुए मार्क्स हमेशा ही कहां होते भाई, आए हुए मार्क्स हमेशा ही ऊपर। और कंपेयर किससे करते हैं भाई, तो टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स मतलब क्या,
जो हमको पहले से ही पता होता है, जो हमको पहले से ही ज्ञात है, वो हमेशा किधर आने वाला है, हमेशा आने वाला है नीचे। और जिसको कंपेयर करना है, जो हमारा भी आएगा अननोन है, वो हमेशा जाएगा ऊपर। तो यहां पे हमें देखने को मिल जाता है इसके तहत कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो मान लीजिए हमारे पास आगे दूरी और दूसरा है समय। अब आप स्वयं बताएंगे कि जो समय है वो किसी पर निर्भर करेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं भैया, समय किसी पर निर्भर नहीं करता, समय तो चल रहा है सतत रूप से। निर्भर क्या कर सकती है? तो दूरी। कैसे? जैसे मान लीजिए एक विकल्प है, ये चली तो शुरुआती t सेकेंड में वो a से चल करके b तक पहुंच गई, ये पोजीशन a से b तक पहुंच गई। अगर मैं इसको 2t सेकेंड तक का टाइम देता तो वो हो सकता था कि 2t सेकेंड के बाद वो c पॉइंट तक पहुंचे, अगर इसको मैंने और t सेकेंड दे दिया, है ना। अर्थात यहां से अगर मैं बोलूं यहां तक चलने में 2t सेकेंड का टाइम दे दिया तो ये कहां पहुंच गई भाई? तो ये एक तीसरी पॉइंट c तक पहुंच गई। मतलब क्या हो गया भाई कि यहां से यहां तक चलने की जो दूरी थी वो d थी, यहां से यहां तक चलने की दूरी मैं लिख लेता हूं 2d। मतलब ये हुआ कि समय मैंने बढ़ा दिया तो दूरी बढ़ गई, और समय मैंने घटा दिया तो दूरी घट गई। अर्थात कि भाई समय जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये जो दूरी वाला टर्म है ये निर्भर करता है, ये डिपेंडेंट है। तो मतलब ये समझ में आ जाता है भाई कि जो समय होने वाला है वो हमेशा कहां रहने वाला भाई? नीचे। और दूरी कहां आएगा? ऊपर। तो इसी की तुलना को हम कहते हैं चाल। अर्थात चाल बराबर क्या हो जाता है भाई? दूरी बटा समय। अब चूंकि दूरी की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? मीटर, और समय की क्या होती है भाई? सेकंड। अर्थात इसकी इकाई हो गई मीटर प्रति सेकंड, या ऐसा भी लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है भाई? वेग होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन जैसा कि हम देख करके आ रहे हैं कि ये होती है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन हो गया भैया x, और समय को किस चीज से? t से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी भी इकाई जो होती है क्या होती है भाई? ये भी मीटर। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से दूरी ही है, बस वो न्यूनतम दूरी है। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात ये ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या फिर मैं कह सकता हूं मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब हम अगला एक और चर्चा करते हैं जिसको हम कहते हैं भाई त्वरण। ये एक टर्म है हमारे पास, इसको हम कहते हैं त्वरण। अब त्वरण क्या होता है भाई? तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटा में समय। अब आप कहेंगे वेग परिवर्तन की दर, तो भाई वेग परिवर्तन का दर मतलब हो जाता है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल जो चलना शुरू कर रही होगी, प्रारंभ में जो उसका वेग होगा उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जब आखिरी बार मैंने उस प्रेक्षण को कर रहा हूं, आखिरी बार जब देखूंगा तो वो कहलाएगी अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। मतलब क्या हो गया भाई? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी ऐसा कह लूं कि मैंने एक व्हीकल को यहां पर पहले t = 0 सेकेंड पर देखा, तो वो पोजीशन ए पर थी। जब मैंने उसको t = 5 सेकेंड पर देखा तो वो एक पोजीशन बी पर थी। तो जब ये t = 0 सेकेंड पर जो वेग होगा इसी को हम कहते हैं क्या? प्रारंभिक वेग। u से प्रदर्शित करते हैं भाई। और जब t = 5 सेकेंड पे देखूंगा तो उस समय जो इसका वेग होगा उसको हम कहते हैं फाइनल वेग v। मतलब ये कि ये होता है वेग परिवर्तन, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी v - u/t। ठीक है। इसकी इकाई की भी बात कर लूं मैं, तो ये वेग परिवर्तन की दर थी। तो वेग की इकाई क्या होती है भाई? तो वेग जो हो जाता है हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे एक समय है तो वो क्या है भाई? ये भी सेकेंड। अब आप देखिए क्या हो जाएगा? मीटर/सेकेंड का स्क्वायर, या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड की पावर में ऐसा लिख लेते हैं भैया -2, है ना। जो बटे में होता है वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? -2, है ना। चलिए, तो मतलब हमें समझ में आता है कि त्वरण जो होता है वो क्या होता है भाई? v - u/t। लेकिन यहीं पे एक साथ में एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं मंदन। मंदन जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ त्वरण। अगर कहीं पे
नेगेटिव त्वरण होगा तो उसी को कहेंगे मंदन। अर्थात ये जो एक्सीलरेशन है ना, ये जो त्वरण है, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे आपने गाड़ियों में देखी है वो एक्सीलरेटर क्या करते हैं भाई, आप एक्सीलरेट करते हैं मतलब उसका वेग बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, तो हम ये कहते हैं कि भाई शुरू में जो हमारा वेग था गाड़ी का उसको कहते हैं हम प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग जो अंतिम में हमारा वेग था उसको कहते हैं अंतिम वेग v, है ना। उसमें क्या कर सकते हैं, प्रारंभ में जैसे मान लीजिए गाड़ी हमने स्टार्ट करी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा भाई, तो प्रारंभिक वेग 0, रेस्ट पर थी ना गाड़ी, चल ही नहीं रही थी ना, रेस्ट पर थी। अब गाड़ी चालू हुई, मैंने उसको एक्सीलरेट किया तो गाड़ी का वेग क्या होगा भाई, चेंज होने लगेगा, बदलने लगेगा, मतलब धीरे 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 बढ़ने लगेगा। बढ़ करके कहां पहुंच जाएगा भाई, तो मैंने कहा वो v तक पहुंच गया। ठीक इसका विपरीत, आपने गाड़ी तेज चल रही है, अब उसको ब्रेक लगा दिया, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे, जनरली ये मंदन का केस इसी में देखने को मिलेगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका प्रारंभिक वेग तो होगा, लेकिन जो अंतिम वेग होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 0। आपने ब्रेक लगाई, क्या होगा, प्रारंभ में तो आपकी गाड़ी तेज चल रही होगी ना, ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद जाकर के रुक जाएगी। तो जब वो रुक गई तो इस रिलेशनशिप की बात करता हूं मैं यहां पे, अगर आप बात करते हैं उसी एक्सीलरेशन ऐसे ही लिख देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन टी। अब देखिए v कैसा हो गया भाई, 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस u अपॉन टी। ये कैसा आया रिलेशन, नेगेटिव आया, नकारात्मक, नेगेटिव वैल्यू आई, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, रिटार्डेशन। इसी को कहते हैं हम रिटार्डेशन, इसी को हम कहते हैं मंदन। अर्थात ऐसा कह लूं कि ये जो है ये कैसी इकाई हो जाएगी भाई, तो ये एक सदिश राशि हो जाएगी। वेग तो मुझे पता ही है कि ये सदिश होता है, इसमें दिशा पर निर्भरता होती है। कारण क्या है भाई, इसमें विस्थापन आता है, विस्थापन दिशा पर निर्भर करेगा, तो ये भी उसी तरीके से त्वरण भी क्या हो जाएगी भाई, सदिश, ये भी दिशा पर निर्भर करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें वेग आता है और वेग में विस्थापन आता है और विस्थापन सदिश है। चाल ये हो जाएगी हमारी अदिश, ये हमारी दिशा पर निर्भर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई, क्योंकि इसमें दूरी आती है और दूरी जो है वो दिशा पर निर्भरता नहीं रखती, इसलिए वो अदिश है। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2-3 फॉर्मूलेस देखने को मिल गए यहां पे। एक तो मिल गया मुझे चाल, एक सबसे कॉमन बात जो देखने को मिले, टाइम देखिए हमेशा नीचे ही आएगा। मैंने बोला भी था कि जो जिससे कंपेयर करना है ना वो हमेशा नीचे आता है, तो सबको कंपेयर किससे कर सकते हो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। यूनिवर्सल कंपैरेटिव क्वांटिटी कह सकते भी इसको। बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जिसको समय कंपेयर करती है। मतलब यूं कहूं कि समय पर निर्भरता दुनिया के बहुत सारी क्वांटिटीज का होता है। उसी प्रकार ये 3 है हमारे जिसमें समय पर निर्भरता है, तो समय हमेशा ही जो है वो नीचे, समय नीचे, समय नीचे, समय नीचे, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे समय जो है वो क्या है भाई, नीचे है। और कंपेयर किसको आना है, तो पहले में दूरी को, दूसरे में विस्थापन को और तीसरे में वेग को, ठीक है। तो मतलब हमारा फॉर्मूला यहां से बन गया क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय और त्वरण बराबर वेग बटा समय। चलिए भाई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये काम आ सकता है भाई, ठीक। हम जरा बढ़ेंगे आगे इससे और हम अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो चाल और वेग जो देखने को मिल रहे थे इनमें क्या संबंध है, आखिर ये दोनों अलग हैं कि दोनों सेम है, क्या है भाई। तो हम इन दोनों में जरा एक अंतर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता चला अभी चाल जो होता है ये होता है दूरी बटा समय, और जो वेग होता है वो होता है भैया विस्थापन बटा समय, ठीक है। मतलब ऐसा कहता हूं किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन एक निश्चित दिशा में जब चाल होगी तो उसको वेग कहते हैं। है तो चाल ही, मतलब दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की जाएगी दूरी और उसको समय से कंपेयर करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वेग। तो इसलिए कह रहे क्या, एक निश्चित दिशा में अगर चाल हो रहा है तो वो वेग है, और अगर किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है तो वो चाल है। फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगला, यह एक अदिश है और ये एक सदिश है, ठीक। और आगे बात करते हैं, चाल सदैव धनात्मक होता है, लेकिन ये क्या हो सकता है भाई, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है।
कारण क्या है? कारण है इसका कि दूरी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं वेग की, तो वेग में आता भैया ये विस्थापन, और ये विस्थापन कैसा हो सकता है? ये पॉजिटिव, यही विस्थापन नेगेटिव भी, और यही विस्थापन जीरो भी। अभी जस्ट चर्चा करके आ रहे हैं। जब जिधर वस्तु गति कर रही है उधर ही अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, या यूं कहूं विस्थापन उधर ही हो रहा है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव। अगर विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो भैया नेगेटिव। और अगर विस्थापन ही नहीं हो रहा, चला ऐसा और वापस यहीं आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? जीरो विस्थापन। इसके केस में कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो जब विस्थापन ही नहीं हुआ, यहां पर जीरो रख दूंगा, तो 0/t क्या आ जाएगा? टी जीरो। 0/t अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये कभी शून्य नहीं होगी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये शून्य हो सकती है किस स्थिति में? जब यहां पर विस्थापन जो x की वैल्यू हो ये कैसा हो जाए? जीरो हो जाए। पॉजिटिव कब है भाई? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव कब है भाई? तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है। सिंपल सॉर्टेड। ठीक इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो चाल हमेशा वेग से बड़ी या बराबर होगी, है ना? क्योंकि हमने ऐसा कहा था ना कि जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, या फिर दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी, या तो बराबर या बड़ी। तो मतलब चाल भी या तो बड़ी होगी या फिर बराबर। ठीक उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा भाई? ये छोटी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगा। जो वेग है वो छोटी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी। अगर हम दोनों में एक समानता की बात करें तो ये भी जो इसकी इकाई जो होती है ये होती है मीटर प्रति सेकेंड, और वेग की भी अगर इकाई की बात करते हैं तो ये भी हो जाता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड। दोनों ही मीटर प्रति सेकेंड होते हैं भाई। चलिए, तो ये भी हो जाता है हमारे यहाँ पे चाल और वेग में डिफरेंस भी हमने देख लिया कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया इन दोनों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा और चर्चा करते हैं हम कुछ डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्यों भाई? क्योंकि यहां पे हम चर्चा करने वाले हैं इस स्लाइड्स के माध्यम से एक साथ सबका कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब यह होता है कि हमारे पास जितने फॉर्मूले आए थे या जितने टाइप्स आए थे वो सब कुछ एक ही स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब कंपेयर हो जाती है ना चीजें तो आसानी से याद हो जाता है। आपके फिंगर टिप्स पे ये पूरी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि हमें एग्जाम्पलर सॉल्व करना है भाई, तो वहां पे हमें मदद मिलने वाली है इससे। तो क्या करें? तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा हमारा कि हमें कितना बन रहा है। ठीक है ना? कैसे टेस्ट होगा भाई? तो ये टेस्ट ऐसा होगा कि आप इस जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है इसके अंदर क्या फिल करेंगे, क्या भरेंगे, वो बताइए भाई। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स भर सकते हैं। नंबरिंग इसलिए की हुई है कि आप नंबर्स के जरिए वहां पे भर सकते हैं कि पहले में क्या ब्लैंक, दूसरे में क्या। मैं एक भर के शुरू करता हूं कि भाई एकांक समय अंतराल में, ठीक है, स्थान परिवर्तन, अगर कहीं पे क्या हो गया भाई? स्थान परिवर्तन हो गया, तो स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर स्थान परिवर्तित हो रहा है तो क्या हो रही है? गति हो रही है। अगले ब्लैंक में भरते भाई, एकांक समय अंतराल में क्या टर्म पढ़ा था भाई हमने? तो इसके बाद हमने पढ़ा था दूरी। तो दूरी परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। सबसे शुरू में ही आ गया एकांक समय अंतराल, मतलब एक निश्चित समय में। ठीक इसी प्रकार अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? तो एकांक समय अंतराल में दूरी की जगह अब आ जाएगा मेरे पास क्या? विस्थापन। विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम वेग। वेग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है भैया। ये पूरे डेफिनेशंस और फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले तो एकदम आसान है। देखिए फॉर्मूले यहां से बनाना शुरू करते हैं। यहां से मैं लिखता हूं, चाल बराबर दूरी हमेशा ऊपर होगी, और समय अंतराल जो समय है इसी से कंपेयर होना है तो ये हमेशा ही नीचे होगा। तो चाल बराबर क्या हो गया भाई? तो चाल बराबर हमारा हो जाता है दूरी बटा समय। ये हमेशा ये दूरी बटा समय। इसकी इकाई की जब मैं बात करूंगा तो दूरी किस चीज में मेजर होगी भाई? तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक इसी प्रकार यहां पे मैं किसके लिए लिखूंगा भाई? तो यहां लिखूंगा मैं वेग के लिए। वेग में क्या होता है भाई? तो विस्थापन, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विस्थापन ही कंपेयर होगा ना, तो ऊपर हो गया विस्थापन बटा में समय। समय हमेशा ही नीचे होगा भाई, और इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। ठीक इसी प्रकार मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? वेग परिवर्तन की दर है, तो भैया ये हो जाता है हमारा क्या? त्वरण। ये क्या हो जाता है? त्वरण। तो त्वरण बराबर
वेग परिवर्तन बटा समय, मतलब ऐसा भी मैं लिख लेता हूं वेग बटा समय। अब वेग का मतलब है अल्टीमेटली वेग परिवर्तन, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। अर्थात अगर इसकी इकाई की बात करता हूं तो वेग की इकाई हो जाती है ना, मैं यहां लिख लेता हूं मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे भाई, और ये बहुत आसान है। ये सभी इन सभी की क्या हो जाएगी, इन सभी के बराबर में लिखेंगे। किसको, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और इन तीनों के नीचे क्या लगा देंगे भाई, तो इसके नीचे भी टाइम, इसके नीचे भी टाइम, इसके नीचे भी टाइम। तो याद हो गया ना क्या क्या चीजें हैं भाई। तो हमारे पास सिर्फ 3 तो टर्म है यार। क्या क्या, पहला हमारे पास टर्म है स्थान। स्थान परिवर्तित होगा तो गति, स्थान परिवर्तित होगा गति, कोई फॉर्मूला नहीं आता। अगर यहीं पे दूरी परिवर्तन हो रहा है, दूरी परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो चाल है। अगर यहीं पे विस्थापन परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष तो वेग है, और यहीं पे वेग परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष तो इसी को हम कह लेते भैया त्वरण। ठीक है। अब इसी प्रकार जो हमारा जो गति है ना, उसके अंतर्गत ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए सबसे सिंपल डेफिनेशन है भैया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आगे क्या करेंगे, तो आगे हम करने वाले इसके प्रकार, कि आखिर ये गति के प्रकार, चाल के प्रकार, वेग के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए ये जो गति होती है ना, इसके लिए मैं यहीं से थोड़ा सा शुरुआत लेता हूं। या तो ये एक समान हो रही होगी, या तो ये कैसा हो जाए एक समान, या फिर कैसा हो जाए भाई असमान। अब आप कहेंगे एक समान और असमान क्या है, तो जरा इसकी बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना, क्या करते हैं, सभी के जो क्लोथिंग्स होती हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि सिमिलैरिटी होती है, सब सेम होते हैं, है ना, एक ही कलर होता है, एक ही तरीके का पैटर्न होता है, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। और असमान मतलब क्या भाई, जब सब कुछ रंग बिरंगा सा पहन के आ रहा है, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर क्या है, अगर कोई परिवर्तन, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर समान है, दर समझते हैं ना, रेट। अगर रेट समान है तो वो एक समान, और रेट अलग अलग हो रही है तो असमान। रेट अलग अलग का क्या मतलब होता है भाई, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि 4 दुकानों पे गए और चारों दुकानों पर एप्पल 120 रुपीज केजी है, 1 केजी की कीमत 120 रुपए। अब किसी के पास कौन से भी कलर का एप्पल है, 120 रुपए किलो है भैया, तो यूनिफॉर्म है ना रेट, सभी दुकानों पे रेट बराबर। अब कहीं पे गए, आपको पता चलता है कि भाई ये पहली वाली जो दुकान है यहाँ पे 120 रुपए किलो, दूसरी वाली दुकान है 100 रुपए किलो, तीसरे पे 150 रुपए किलो, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है भाई, अलग अलग हो रहा है। तो अब क्या हो जाता है भाई, जब एक समान है ना, घर वालों ने भेजा रेट पता करने के लिए, जब एक समान है 120 रुपए किलो, तो घर आएंगे सीधे सीधे बोल देंगे भैया 120 रुपए किलो था। घर वाले भी समझ जाएंगे भैया हाँ ठीक है 120 रुपए किलो है, वो जाके क्रॉस चेक करेंगे तो भी 120 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो असमान हो। दिक्कत कब आएगी, जब वो असमान हो। असमान हो मतलब पहले वाले कहेंगे 120 रुपये हुआ, ऐसा समझ लीजिए, दूसरे वाले के गए तो 150 रुपये हुआ, तीसरे वाले के गए तो पता चला 100 रुपये हुआ। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या हो जाता है, ये तीनों कहीं जा रहे हैं, अलग अलग आ रहा है रेट। ठीक, तो क्या करूं मैं, कैसे समझूं आखिर इनके रेट्स को कैसे पता करूं मैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने ऐसा काम किया कि मैंने कहा कि भैया ठीक है, तीनों का रेट डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं। क्यों, क्योंकि एक बीच की वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं कहूंगा क्या, औसत। एक बीच की वैल्यू आ जाए जिसको मैं क्या कह लूंगा, औसत। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक मिडवेल वैल्यू। तो मतलब ये क्या बता पाएंगे, एक ऐसा बता पाएंगे कि भाई जो अभी जो चल रहा है रेट वो 120-125 रुपए के आसपास चल रहा है ना, एक बीच की वैल्यू हमने बता दी। बीच की वैल्यू बताने से फायदा क्या हो गया भाई, तो फायदा ये हो गया कि उससे ज्यादा भी है उससे कम भी है, लेकिन हम बीच की एक वैल्यू निकाल लेना है। कैसा, जैसे समझिए 5 फिंगर्स है, इनमें से मुझे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर यहां से जाऊंगा तो ये पहले पे पड़ता है, इधर से आऊंगा तो ये किस पे पड़ेगा भाई, 5वें पे। इसकी बात करता हूं, इस फिंगर की, इधर से जाऊंगा तो 2nd पे, और इधर से जाऊंगा तो किस पे भाई, 4th पे। लेकिन मैं अगर इस फिंगर पे आता तो इस पे क्या होगा, ये देखिए इधर से भी 2nd पे, इधर से भी 2nd पे। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फिंगर जो होगी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वो कौन सी होगी, ये मिडिल फिंगर है ना, जो बीच की वैल्यू होगी उसको ही हम लेते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या समझ में आया कि अगर एक समान हो तो कोई समस्या नहीं,
लेकिन अगर असमान दर हो तो असमान में मैं किसको वैल्यूएट करूं? भाई घर पे आके 120 रुपया कहा, वहां गए 150 रुपया मिला तो वो अलग चिढ़ जाएंगे। भाई घर पे 150 कहा, वहां पता चला 100 रुपए की ही मिल गई तो भी दिक्कत है। मतलब कुल मिला के क्या समझ में आता है कि जो एवरेज, जो औसत मान होगा वो बीच का मान होगा। तो मतलब असमान जब होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? औसत निकालना पड़ेगा, एक मिडवल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जिससे कि हम क्लियर कर पाए कि भाई कौन सा वैल्यू है जो नियरेस्ट वैल्यू है उसके। तो चलिए हम शुरू करते हैं जरा एक एक करके, एक समान, असमान को, और असमान जिसमें आएगा उसमें औसत को, है ना। ये हर बार दिक्कत है भाई कि एवरेज क्यों निकाल रहे हैं आखिर? तो भैया जब असमान होगा, जब वेरी करेगा तो एक बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए एक समान की क्या डेफिनेशन हो जाएगी भाई? तो एक समान समय अंतराल में एक समान, पहले में आपको पता ही है कि ये आता है क्या भाई? स्थान। पहले में क्या आती है? स्थान। एक समान स्थान परिवर्तन को एक समान गति कहते हैं। एक समान अगर स्थान परिवर्तन हो रहा तो एक समान गति। कैसे भाई? तो देखिए शुरू के 5 सेकंड में मैंने पाया कि वो ए से बी तक आई, और यहां तक की दूरी अगर मान लीजिए कुछ नंबर ले लेता हूं मैं, 4 मीटर थी। अगले 10 सेकंड में बना लेता हूं, अगले 10 सेकंड में वो सी पे पहुंचा, लेकिन वो 8 मीटर चल गया। तो ये समान ही हुआ ना, मतलब 5 सेकंड में 4 चला होगा, अगले 5 सेकंड में 4 चला होगा, मतलब कुल 10 में कितना चल गया? 8। एक समान रूप से चला। दर बराबर होना चाहिए, रेट बराबर होना चाहिए। यहां से आते एक समान समय अंतराल में एक समान, अगर दूरी भर देता हूं यहां पे, तो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, यहां मुझे भरना पड़ेगा चाल। अगर उसी प्रकार से यहां पे मैं भर देता हूं विस्थापन, तो यहां मुझे भरना पड़ता है क्या भाई? वेग। और यहां पे अगर मैं भरता हूं क्या, इसमें अगर मैं भर देता हूं वेग, तो यहां पे मुझे भरना पड़ता है त्वरण। अब देखिए डेफिनेशन तो बन गई, लेकिन इसको कैसे याद रखें, कैसे समझे? तो देखिए एक समान समय अंतराल में अगर एक समान दूरी परिवर्तन की दर होगी तो उसको एक समान चाल कहते हैं। जैसे यहीं पे देखिए भाई, यहां पे एक समान चाल कैसा भाई? 4 मीटर चला 5 सेकंड में, तो यहां पे चाल कितनी हो जाएगी भाई? तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। आप स्वयं से बताएंगे कि 4/5 यही आया ना, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी बात करता हूं, ये किसकी होगी भाई? ये हो गई हमारी ए बी की। अगर मैं बात करता हूं बी से सी जाने की, तो जब बी से सी गए हैं तो कितना गया है भाई? तो फिर से भाई दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 8 मीटर, तो 8 मीटर अपॉन में 10 सेकंड। अब आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर देता हूं, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये 4, 2 से कैंसिल करूंगा 5। देखिए 4/5 मीटर प्रति सेकंड। ये कैसा आ रहा भाई? एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी हो रही है, तो उसको ही कहते हैं हम एक समान चाल। क्लियर होगा यहां से। सिमिलरली अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं तो न्यूमेरिक वैल्यूज तो ऐसी आएंगी यहां पर भी। अगर यहां पर भी क्या एक समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन होता है तो उसको ही हम कहते हैं क्या? एक समान वेग। और ठीक इसी प्रकार अगर एक समान समय अंतराल में एक समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम एक समान त्वरण। ठीक है, अगर एक समान समय अंतराल में, एक फिक्स समय अंतराल में उतना ही वैल्यू चेंज होती है वेग की, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? एक समान त्वरण। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम जरा बात कर लेते हैं असमान की। देखिए एक समान में बहुत सारा लफड़ा नहीं था। लफड़ा किसमें भाई? जब हम बात करते हैं असमान की। असमान में क्या होता है भाई? तो असमान में अगर एक समान समय अंतराल में, है ना, अगर इसमें भी एक समान अगर समय अंतराल में बात करेंगे तो एक समान समय अंतराल में असमान स्थान परिवर्तन हो, है ना, अलग अलग चेंजेस हो, तो इसको हम कह लेते हैं असमान गति। और अगर यही एक समान समय अंतराल में असमान दूरी परिवर्तन हो तो इसको क्या कह लेते हैं भाई? असमान चाल। अब यहां पे बात कर लेते हैं, ये देखिए एक समान में एक समान चेंजेस था। अब यही समय में अगर यहां पे 5 सेकंड में 4 मीटर चला था, मैं यही चलाता हूं, लेकिन अगले 10 सेकंड में मैं कह देता हूं ये चल गया 12 मीटर, अभी 8 मीटर नहीं चला, 12 मीटर। तो ये तो चीज हो जाती है किसकी भाई? इसको हम कह लेते हैं एक समान। ये हमारी हो गई एक समान। अब बारी किसकी आती है भाई? तो अब आगे मेरे पास कितना? 12। तो अब इसको निकालते हैं असमान के लिए। तो चाल का तो फॉर्मूला वही रह जाएगा ना, दूरी बटा समय।
लेकिन मैं चाल यहां निकालता हूं ए बी के लिए। तो ए बी के लिए चाल जो हो जाएगा दूरी बटा समय, मतलब 4/5 मीटर प्रति सेकेंड। किंतु जब आप निकालते हैं बीसी के लिए चाल, तो यहां पर पाया जाता है कि यह है 12 और समय है 10। अब इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6/5 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप खुद ही समझिए, उसी 5 सेकेंड में ये चल रहा है 6 मीटर और उसी 5 सेकेंड में ये चल रहा है सिर्फ 4 मीटर। तो ये एक समान है या असमान? तो आप कहेंगे भैया ये असमान है। ये कैसा हो गया? ये असमान हो गया। असमान हो गया क्यों? क्योंकि ये एक ही समय अंतराल में अलग अलग दूरी चल रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई? तो इस केस में करना पड़ता है हमें क्या, इसमें निकालनी पड़ती है औसत। तो देखिए यहां पे सेम समय अंतराल में सेम चला, मुझे कोई औसत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी में भी वही 4 मीटर प्रति सेकेंड, बीसी में भी 4 मीटर, लेकिन इसमें औसत निकालना पड़ेगा। तो चलिए औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालें भाई? तो यहीं पे मैं बात करता हूं, अगर मैं औसत चाल, तो औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटा में कुल समय अंतराल, कुल दूरी बटा में कुल समय अंतराल। अब कुल दूरी कितनी भाई? तो कुल दूरी यहां पे कितनी है? तो ए बी प्लस बी सी अपन कुल समय अंतराल कितना भाई? तो ए बी से बी सी में जाने में लगा टाइम, मतलब 5 + 10। अब ए बी प्लस बी सी करके बताएंगे तो ए बी प्लस बी सी कितना है? तो ए बी जो है वो 4 है, बी सी जो चल रहे हैं वो कितना है? 12। तो 4 + 12 बटा 10 और 5 15। ये अल्टीमेटली कितना आ गया भाई? तो 12 और 4 16/15 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाता भैया अब हमारा क्या? औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है ना? इसमें अब ये जो नंबर आई ये औसत हो गई। क्यों? क्योंकि ये 4/5 का रेशियो होता है, ये 6/5 का रेशियो होता है। किसको ले? तो हमने एक नया रेशियो बनाया, कितना भाई? 16/15। 16/15 जो आया ये है हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज चाल। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग, मतलब एक ही समय अंतराल है और जो विस्थापन परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है भाई, तो वो हो जाता है क्या? हमारा असमान वेग। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर आता है अगर अलग अलग वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं असमान त्वरण। लेकिन जो औसत चाल आया, इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहां पे औसत वेग की और औसत त्वरण की। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन की, और हम बात करेंगे यहां पर एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो भाई चलिए देख लेते हैं इसको। तो जब औसत वेग की बारी आएगी ना, औसत वेग, तो देखिए ये भैया हमारा औसत वेग। तो औसत वेग सिंपल होता है क्या? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। ये क्या हो जाता है भाई? ये हो जाती है हमारी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर भी जो ये वेग आ रहा है वो कैसा हो जा रहा है? असमान हो जा, असमान हो रहा है, मतलब प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2। चलिए, तो ये हो जाता है भाई हमारा नॉन यूनिफॉर्म, है ना, असमान। अब हम बात कर लेते हैं गति के समीकरण को। गति के समीकरण क्या होते हैं भाई? तो गति का समीकरण से तात्पर्य यह है कि जो हमने अभी देखे टर्म्स, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, है ना, प्रारंभिक वेग, ये हमारा प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, समय t, और हमने देखा यहां पर विस्थापन s। इनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, कायदे से जो हमारा रिलेशनशिप आता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं इन तीनों टर्म की, तो वो हो जाता है हमारा भाई वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अर्थात मैं ऐसा कह लेता हूं, वेग मतलब v = s/t। तो इन्हीं तीनों में से एक एक टर्म को गायब करते गए और ये 3 इक्वेशन मिल गई। क्या है इक्वेशन के लिए कंडीशन? तो कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान उसका त्वरण
वह उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गणितीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या केस किसके बीच में भाई? तो उसमें होने वाला वेग, होने वाली उसमें त्वरण, और उसके द्वारा तय की गई दूरी, किसमें? निश्चित समय अंतराल। वेग की जो बात होती है, ये दोनों अल्टीमेटली वेग ही कहलाते हैं, एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है। जब शुरुआत में चलते हो प्रारंभिक और आखिरी। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं तीनों इक्वेशन को। तो ये वेग समय के लिए जो इक्वेशन होती है, वेग और समय के बीच में जो रिलेशनशिप बताती है, वो ये होता है अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। इतना टिपिकल नहीं करते हुए सिंपल कहूं तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो होता है वो समय स्थिति के लिए होता है। पहला जो है देखिए वेग और समय, और दूसरा जो है समय और स्थिति। समय और स्थिति मतलब क्या? तो s और t के बीच में। तो ये क्या होता है भाई? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन वेग संबंध है। कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों में क्या ट्रिक है भाई? तीनों में एक सिंपल सॉर्टेड चीज है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें s नहीं है, इसमें जो विस्थापन है वो नहीं है भाई। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, अंतिम वेग नहीं है। और तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो समय था ये नहीं है। अर्थात कब किसको इस्तेमाल करना है तो ये निर्भर करता है कि आपके पास गिवन डेटा क्या है। अगर आपसे विस्थापन के बारे में कोई ना चर्चा की जा रही है, ना ही आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपसे अंतिम वेग के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हो रही है तो भैया सेकेंड, और अगर आपको टाइम ज्ञात नहीं है तो कौन सा? थर्ड इक्वेशन। मतलब ये तीनों इक्वेशन से आप सेम तरीके के वैल्यूज कैलकुलेट करें, क्योंकि ये देखिए ना, ये जो फॉर्मूला है ये तीन चीजें हैं, वी एस टी, इसमें से कोई भी दो चीज दी जाएगी तो तीसरी कैलकुलेट हो जाएगी ना। जैसे v इक्वल्स टू एस अपॉन टी है, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक इसी प्रकार यहां से अगर टाइम कैलकुलेट करना होगा तो वेलोसिटी को नीचे लाइए, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आता भाई कि तीनों चीजें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, कोई एक नहीं गिवन होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसी के आधार पे ये तीन चीजें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि ये वेग और समय के बीच में बता रहा, और ये समय और स्थिति के बीच में बता रहा। अब भारी इसकी आती है कि ये जो यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है जो समीकरण, ये समीकरण अल्टीमेटली यूटिलाइज होते क्यों हैं, आखिर ये बनेंगे कैसे और आएंगे कैसे। तो चलिए भाई जरा हम देख लेते हैं जरा ग्राफ को, क्योंकि इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए हम जरा चलते हैं ग्राफ के ऊपर और समझते हैं कि इससे रिलेटेड ग्राफ क्या होता है और क्यों होता है। तो देखिए, जैसे यहां पे एक वेग और समय के बीच में ग्राफ दिख रहा है, उसी प्रकार से एक ग्राफ होता है हमारे पास दूरी और समय के बीच में। एक ग्राफ हो सकता है हमारे पास दूरी और समय के बीच में। तो हम जरा दोनों की बात करेंगे। दूरी समय का अगर ग्राफ होगा तो दूरी समय के ग्राफ में अगर इनकेस आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलती है और ये दूरी और समय की ग्राफ है, तो भाई यहां पे ऐसा हो जाता है कि सिंपली हमेशा ही जो समय होगी वो एक्स अक्ष पे होगी, क्योंकि एक्स अक्ष हमेशा कैसा होता है भाई? जो इंडिपेंडेंट हो। एक्स अक्ष पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? जो इंडिपेंडेंट हो। और वाई अक्ष पे कौन होता है भाई? जो डिपेंडेंट हो। जो निर्भर करेगा वो वाई अक्ष पे, तो कौन होगा भाई? तो यहां पे होगा हमारा हमेशा ही दूरी। दूरी हमेशा वाई पे, समय हमेशा एक्स पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन जो यहां पे जो खींच रही है ये किस चीज को इंडिकेट करेगी? तो ये बता रही है हमारे वेग को। ठीक है, किस चीज को बता रही है भाई? वेग को। मतलब क्या होता है, हमेशा ही किसी ग्राफ में जो निकालना होता है वो निकालना होता है स्लोप। स्लोप मतलब होता है भैया ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है भाई? तो ढाल का मतलब होता है यहां निकालना कोण, ये थीटा निकाल। अब ये कोण कैसे निकलेगा भाई? तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा, ये जो लाइन जो दिख रही है इसको मैं नेमिंग कर देता हूं जरा। तो इसकी नेमिंग बना देता हूं, ये जीरो लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं टी, इसको एक पॉइंट डाल देता हूं मैं पी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं एक दूरी है एस। तो ये जो यहां पे दूरी जो देखने को मिलेगी, ये जो मेरी दूरी होगी, ये जो यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी मेरी एस, और जो यहां से यहां तक का ये जो होगा ये हो जाएगा मेरा टाइम। तो ढाल, ये कोण क्या होता है भाई? तो कोण होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या? एस अपॉन टी।
एस मतलब क्या भाई, तो एस मतलब यहां पे है दूरी, दूरी बटा समय, या फिर अगर मैं ये दूरी को ही मैं कहूं तो एक निश्चित दिशा में है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, विस्थापन। ये जो दूरी और समय ग्राफ दिख रही है वो अल्टीमेटली विस्थापन समय ग्राफ है, तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय किस चीज को इंडिकेट करती है भाई, वेग को। मतलब ये जो स्लोप है, ये जो तिरछी लाइन खींची गई है, किस चीज को बता रही है, वेग को। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करता हूं वेग समय ग्राफ में, तो यहां पे ये लाइन किस चीज को इंडिकेट कर रही है, तो यहां पर भी वही चीज लगाई ना, स्लोप बराबर, स्लोप बराबर हमेशा एक फॉर्म याद रखेंगे भाई, y अपॉन एक्स। जो y अक्ष पे मान है रख दीजिए, और जो x अक्ष पे मान है उसको नीचे रखिए। y अक्ष पे क्या भाई, वेग, तो ये हो गया हमारा वेग बटा समय। अब वेग बटा समय किस बात को बताता है भाई, तो बताता है त्वरण को। अर्थात ये जो लाइन है ये किसको बता रही है, ए, ये बता रही है त्वरण को। अब इसमें एक और चीज निकालते हैं, वो निकालते हैं भाई क्षेत्रफल। क्या निकाली जाएगी, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैं एक छोटी से एरिया का किसी का भी निकालता हूं, जैसे मान लेता हूं मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, ये जो कलर्ड है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं मैं जरा इसकी निकालता हूं, ये पूरे की। तो ये पूरे से मुझे क्या समझ में आता भाई, ओ, ये मेरा सी और यहां पे है ई, है ना, OEC, त्रिभुज OEC। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार किस चीज को बता रहा है, तो ये बता रहा है समय, और ये जो ऊंचाई बता रही है किसको बता रही है, वेग। तो आप यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस मतलब भैया क्या, समय, और ये ऊपर की तरफ जो है ये क्या है भाई, तो ये है हमारा वेग। अर्थात हाफ समय गुणे वेग मतलब क्या होता है भाई, तो वेग मतलब होता है विस्थापन बटा में समय। अब क्या कीजिए भाई, इस समय से समय को काट दीजिए, अल्टीमेटली आपको यहां से देखने को मिलता है कि ये जो क्षेत्रफल निकला ये बता रहा है मुझे किसके बारे में, विस्थापन के बारे में, है ना। यहां से क्या निकला भाई, यहां से सिर्फ और सिर्फ मिला विस्थापन, यानी ये जो एरिया है ये एरिया बताएगी किसके बारे में, विस्थापन के बारे में। ये जो पूरा एरिया कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड एरिया बता रही है मुझे विस्थापन के बारे में। ये देखिए ये जो पूरा एरिया है, ये पूरी एरिया मुझे बता रही है विस्थापन के बारे में। ये पूरा जो कलर्ड एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा विस्थापन है भाई। ये जो पूरा ही एरिया मुझे मिल गया, ये पूरा एरिया मुझे इंडिकेट कर रही है विस्थापन। क्यों कह रहा हूं मैं इसको विस्थापन, क्योंकि भाई ये मुझे मल्टीप्लाई इसका एरिया निकालने से मुझे यही निकला, तो ये हो गया मेरा क्या, विस्थापन। और जो इसका जो स्लोप मिला था वो तो दिख ही रहा है, वो क्या है भाई, वो है मेरा त्वरण। ये जो स्लोप मिला था, ये जो ए मिला था, ये क्या है मेरा, ये है मेरा त्वरण। ठीक है, तो मतलब कैसे निकला, ये यहां से मुझे क्लियर हो रहा। कैसे क्लियर हो रहा भाई, कि मुझे ग्राफ में दो चीजें निकालनी होती है। एक निकालना होता है स्लोप, स्लोप हमेशा y अपॉन एक्स के रूप में मिलता है, और दूसरा निकालना होता है मुझे भाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा ही मिलता है कैसे भाई, जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया। अगर यहां पे चतुर्भुज भी दिखता, आयत भी दिखता, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करता। लंबाई में क्या आता भाई, वही समय, और चौड़ाई में क्या आता, वेग। तो ये हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, इस हाफ से तो कोई लेना देना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि ये हाफ क्या कर सकता है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 5/2 आ रहा होगा तो उसको 5/10 कर देगा। मेरे इकाई पे तो फर्क नहीं डालेगा ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज मेरे इकाई पे फर्क नहीं डालेगा। इकाई क्या है, किसकी आ रही भाई, विस्थापन की। मतलब किसी भी ग्राफ में मुझे क्या चीज देखनी होगी, अगर मैं उसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो मैं निकालता हूं विस्थापन को, मैं अगर उसका स्लोप निकालता हूं तो मैं उसमें निकाल रहा हूं किसको, मैं वहां पे निकाल रहा हूं उसके त्वरण को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेग समय ग्राफ हो जाता है भाई हमारे पास, जहां पे अगर मैं अब इसको थोड़ा सा हटाता हूं तो मुझे मिलता है कुछ वैल्यू। वो वैल्यू ये है कि भाई जैसे यहां पे आपको ये दिख रहे हैं दो डायग्राम्स, ये अल्टीमेटली किसको बता रहे हैं भाई, तो ये B से C तक में, मतलब T1 से ये T2 समय तक में, है ना, B से C कह लूं या T1 से T2 समय कह लूं, इन समय अंतराल में, ये T1 है और ये T2 है, ये T1 से T2 समय अंतराल में जितनी दूरी यानी जितनी विस्थापन तय की गई इसके बारे में गणना की गई है। अब अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी चली जा रही है, मतलब ये एक समान परिवर्तन है भाई, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन है। ठीक है,
लेकिन वहीं पे अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये गई 20 तक, अगले टाइम ये घट गई, फिर थोड़ी देर में थोड़ी सी बढ़ी, फिर ये बहुत सारी घट गई, तो ये कैसा चल रहा है भाई? तो ये चल रहा है हमारा असमान परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है ये असमान है, और ये जो परिवर्तन दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है भाई? ये एक समान परिवर्तन। तो मुझे ये भी दो बातें क्लियर हो गई कि भाई एक समान परिवर्तन के लिए ग्राफ क्या बनेगा, असमान परिवर्तन के लिए क्या ग्राफ बनेगा, और कौन सी ग्राफ किस वैल्यू को इंडिकेट करे उसको निकालने के लिए मैंने बताई दी कि या तो आप स्लोप निकालेंगे और क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो स्लोप हमेशा ही y अपॉन x के माध्यम से निकल जाता है। y अपॉन x से जो फैक्टर निकलेगा वो होगा, जैसे यहां पे त्वरण निकला, यहां पे y अपॉन x किया था, यहां पर भी y अपॉन x किया, तो दूरी बटा समय, यहां पे क्या निकल गया भाई? वेग निकल गया। उसी प्रकार से वहां पे हमने क्षेत्रफल निकाला तो मुझे विस्थापन देखने को मिला। अर्थात इस प्रकार से ग्राफिकली रूप से भी यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं भाई। तो चलिए, यहां तक में हम चर्चा कर चुके हैं अपने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को। मतलब हमने एक क्विक समय में, एक बहुत ही कम समय में हमने इस चैप्टर के हर एक फैक्टर को देख लिया है। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया 6 to 12 फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पे हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है उसकी सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। तो भाई इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।